नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का चार्जशीट की स्क्रूटिनी से संबंधित, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का, अभी देखो एक कैंडिडेट एक ही समय में 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सीट से इलेक्शन लड़ा था। पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस प्रोविजन को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बजट में, जो बजट प्रेजेंट किया गया, इसमें ग्रीन इनिशिएटिव्स की तरफ सरकार ने कितना ध्यान दिया। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कौटिल्य ने कहा था, स्ट्रेट ट्रीज आर कट डाउन, द क्रूक्ड वन आर लेफ्ट स्टैंडिंग। क्या मतलब है इस कोट का? देखो, इस कोट का मतलब ये है, कुछ लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो मन में आया बोल दिया। अब ऐसे लोग ना कई बार अंजाम भी भुगतते हैं। जैसे बॉस को कुछ बोल दिया, जो मन में आया बॉस को वो बोल दिया, बाद में बॉस फिर उनसे, ऐसे एम्प्लॉय से आपको पता है, प्रिजुडाइज हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। तो ना मतलब कौटिल्य का इस कोर्ट के थ्रू ये कहना था कि किसी पर्सन को ना डिप्लोमेटिक होना चाहिए, सिचुएशन देख के बोलना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो मुंह में आया है बोलते हैं, सीधी बात करते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। और जो क्रूक्ड वन होते हैं, मतलब जो टेढ़े होते हैं, वो बाद में खड़े रह जाते हैं। अब देखो, वैसे ये बात ना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन हर केस में इस कोर्ट को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए करप्शन हो रहा है, अब करप्शन हो रहा है, आप बिल्कुल उस पर कुछ भी ना बोलो, झुक जाओ, बिल्कुल ही बैंड हो जाओ, तो ये तो देखो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा, अल्टीमेटली जनता को नुकसान पहुंचाएगा अगर सरकार में करप्शन हो रहा है तो इस वजह से इस कोड को ना हर जगह इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आप ये चीजें लिख सकते हो जब एथिक्स में इस पर क्वेश्चन आ जाए तो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चार्जशीट की स्क्रूटिनी यानी छानबीन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यह आर्टिकल किसने लिखा है? आर के राघवन ने। ये फॉर्मर में सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, हिंदू में काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ना हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में, जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अच्छा काम किया है। जैसे कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही होगी, उनकी लाइव टेलीकास्टिंग होगी, ताकि देश की जनता उन संविधान संबंधित मामलों की सुनवाई को लाइव देख सके। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो इंग्लिश में होती हैं। अब देखो, देश की ज्यादातर जनता इंग्लिश लैंग्वेज में जजमेंट को नहीं समझ पाती है, तो 4 लैंग्वेजेस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाए, हिंदी, गुजराती, ओडिया और तमिल। आने वाले दिनों में कुछ और लैंग्वेजेस को भी ऐड किया जा सकता है ट्रांसलेशन के लिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा निर्णय था। बट देखो, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया चार्जशीट संबंधित, और यह जो फैसला है ना, वो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। देखो, जैसे ही कोई क्राइम होता है और क्राइम के घटित होने के बाद पुलिस एक एफआईआर फाइल करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब पुलिस को क्राइम संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे पुलिस दर्ज करती है, इसे कहा जाता है एफआईआर। एफआईआर दर्ज करके पुलिस जांच स्टार्ट करती है, और जो भी आरोपी होती है उस आरोपी को पकड़ के एक निश्चित समय के अंदर चार्जशीट फाइल की जाती है कोर्ट में। चार्जशीट में आप कह सकते हो कि चार्जशीट एक प्रकार से क्राइम का ना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मतलब किसने क्राइम किया, कौन साथ था, कौन विटनेस है, क्या गवाह है, सब कुछ डिटेल्ड ढंग से बताया होता है चार्जशीट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है, जो ये चार्जशीट है ना, इसे कोई पर्सन आरटीआई के तहत नहीं मांग सकता। ये ना तो आरटीआई के अंदर आता है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है। मतलब कि पिटीशन ये थी कि चार्जशीट को ना एक पब्लिक वेबसाइट पे, जिस भी एजेंसी ने जांच करी है ना क्राइम की, उसने चार्जशीट फाइल की है कोर्ट में, तो उस एजेंसी के द्वारा चार्जशीट को
हर एक केस में जो चार्जशीट फाइल की गई है, क्रिमिनल केस की हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल केसेस में जो चार्जशीट फाइल की गई है उसे पब्लिक वेबसाइट पे अपलोड कर दें, ताकि जनता भी उस क्रिमिनल केस से संबंधित चार्जशीट को डिटेल से स्क्रूटिनाइज कर सके, कोई कमियां हैं तो पता लगा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह दिया है कि चार्जशीट जो है वो ना तो आरटीआई के अंदर आती है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आती है, इसलिए हम उस रेलेवेंट एजेंसी को आदेश नहीं दे सकते कि वो अपनी पब्लिक वेबसाइट पर क्रिमिनल केसेस से संबंधित चार्जशीट को अपलोड कर दें। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है, रैशनल क्या है ये जजमेंट देते वक्त। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, देखो चूंकि चार्जशीट में ना सारी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल कौन आरोपी है, कौन गवाह है, विटनेस कौन है क्राइम का, अगर ये चार्जशीट पब्लिक वेबसाइट पे अपलोड हो गई तो फिर देखो गवाह की जान खतरे में आ जाएगी, इवन जो आरोपी है उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। तो इस वजह से चार्जशीट पब्लिक वेबसाइट पे अपलोड नहीं की जा सकती है। यह रैशनल है सुप्रीम कोर्ट का। बट देखो इसके अगेंस्ट राइटर यह बोलते हैं कि भैया एक बार चार्जशीट पुलिस के द्वारा या फिर दूसरी एजेंसी के द्वारा फाइल की गई, वैसे भी जब ट्रायल स्टार्ट होता है, जब बहस होती है कि चार्जशीट सही है गलत है, तो उस समय सारी डिटेल्स वैसे भी चार्जशीट की पब्लिक डोमेन में आ जाती है। गवाहों को बुलाया ही जाएगा कोर्ट में पूछताछ के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, बाकी सारी चीजें भी पब्लिक में आ ही जाती हैं ट्रायल के दौरान। तो पहले लाने से क्या गुरेज है, क्या नुकसान होगा? बल्कि देखो अगर पहले लाया जाएगा चार्जशीट को पब्लिक डोमेन में, तो जो पब्लिक है वो भी जांच कर सकती है चार्जशीट की अगर कोई कमी है, क्योंकि देखो हमारे देश में एजेंसीज काफी प्रेशर में काम करती हैं, बहुत बार कमियां निकलती हैं चार्जशीट में। तो पब्लिक डोमेन में अगर चार्जशीट आ गई तो कम से कम पब्लिक कुछ डिफरेंट एंगल्स को पॉइंट आउट कर सकती है, इससे बल्कि जांच और बढ़िया होगी। तो ये फायदा भी तो है ना। और देखो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ना 2016 के एक जजमेंट के अगेंस्ट जाता है, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एफआईआर जैसे ही किसी एजेंसी के द्वारा फाइल की जाती है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर उस एफआईआर की कॉपी को एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। तो देखो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दे रखा है कि एफआईआर की कॉपी को पब्लिक वेबसाइट पे अपलोड किया जाए, तो चार्जशीट को अपलोड करने में क्या बुराई है? ये राइटर क्वेश्चन रेज करते हैं। अब लास्ट में राइटर देखो काफी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि आज का जो समय है ना वो कैसा समय है। आजादी के बाद तो देखो ये होता था, सुप्रीम कोर्ट या मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ना मानिए, हाई कोर्ट भी मान लीजिए, दूसरी कोर्ट्स भी मान लीजिए, मतलब जजेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, उसको ना पब्लिक डोमेन में कोई नहीं डिस्कस करता था। डर लगता था सबको कि जजेस के बारे में डिस्कस किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। मीडिया में भी जजेस के कंडक्ट के बारे में चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आप बताइए यार, आज का टाइम तो पूरा ही बदल गया है। आज के समय में तो मीडिया में इवन जजेस की फैमिली के बारे में, जजेस की पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कशन होती है, क्रिटिसिज्म होता है खुलेआम। तो अब पहले वाली बात नहीं रही है, आज का युग चेंज हो चुका है। तो कोर्ट्स को ना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ चलना चाहिए, ना कि कम ट्रांसपेरेंसी की तरफ। बट ये जो स्टेप है ना, ये चार्जशीट संबंधित, ये एक प्रकार से रिट्रोग्रेड वर्डिक्ट है, मतलब पीछे जाने वाला वर्डिक्ट है, ना कि आगे जाने वाला। आप एक बैलेंस जरूर इस्टेब्लिश कर सकते हो। बैलेंस ये हो सकता है कि चार्जशीट को ना आप पब्लिक वेबसाइट पे मत अपलोड करवाइए अगर आपको लग रहा है कि खुलेआम नहीं अवेलेबल होनी चाहिए चार्जशीट, लेकिन ऐसा प्रोविजन आप कर दो कि जो भी पर्सन पब्लिक से डिमांड करता है चार्जशीट को तो उसको हम मुहैया करवाएंगे। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है ताकि किसी को भी चार्जशीट की आवश्यकता है पब्लिक से, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, कोई और पर्सन हो, उसको अथॉरिटीज चार्जशीट अवेलेबल करवाएं ताकि वो भी छानबीन कर सके चार्जशीट की, क्या कोई चार्जशीट में कमी है, अगर है तो उसे पॉइंट आउट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक कैंडिडेट के द्वारा 2 सीट्स से इलेक्शन लड़े जाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो सुप्रीम कोर्ट में ना एक पीआईएल फाइल की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार लगाई गई थी कि आप रोक लगाइए, अभी क्या प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि एक कैंडिडेट एक ही साथ 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में 2 सीट से इलेक्शन लड़ा था,
वाराणसी से और वडोदरा से, दोनों सीट से प्रधानमंत्री मोदी जीत गए थे 2014 में, और उन्होंने ना वडोदरा से रिजाइन कर दिया और वाराणसी के वो आज भी सांसद हैं, यानी 2019 में फिर से चुन के आए। 2019 में तो उन्होंने सिर्फ एक सीट से इलेक्शन लड़ा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, जैसे पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, वहां पर भी जो पंजाब के पूर्व सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी 2 सीट से इलेक्शन लड़ा, विधानसभा इलेक्शन था और दोनों से हार गए। बैड लक फॉर हिम। तो मतलब समझ गए ना, पिटिशनर का यह कहना था इस प्रकार की चीजों पर रोक लगाई जाए कि एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक ही सीट से इलेक्शन लड़ना का प्रोविजन होना चाहिए, एक ही साथ दूसरी सीट से नहीं। क्योंकि ना अब कैंडिडेट जीत गया मान लो दोनों सीटों से, तो एक सीट से उसे रिजाइन करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक प्रोविजंस की हम बात कर लेते हैं ताकि जब आप आंसर लिखो तो एक्ट्स को भी कोट कर सको। देखो, संविधान पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शंस होते हैं ना, उन इलेक्शन से संबंधित पार्लियामेंट में कानून बनाया जा सकता है, और कानून बनाए भी गए हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है ना, यह डील करता है जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना, मतलब जो इलेक्शन में जीतते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, सारे प्रोविजंस आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में। तो इस एक्ट का सेक्शन 33 क्लास 7 अलाउ करता है कोई पर्सन एक ही समय में 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। बट इसी एक्ट का सेक्शन 70 जो है वो ये कहता है कोई भी कैंडिडेट जीता हुआ वो एक ही समय में हाउस में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मतलब प्रधानमंत्री मोदी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उन्हें वडोदरा से अपना इस्तीफा देना पड़ा। और देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, 1996 से पहले तो कोई रोक थी ही नहीं, कोई भी कैंडिडेट मर्जी कितनी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता था। तो कई तो ऐसे होते थे 5-5 कंस्टिट्यूएंसी से पर्चा भर देते थे, यानी नॉमिनेशन फाइल कर देते थे। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी 3 कंस्टिट्यूएंसी से एक ही समय में इलेक्शन लड़ा हुआ है। समझ गए, पहले यह प्रोविजन हुआ करता था, लेकिन 1996 में लिमिट लगा दी गई थी कि एक समय में सिर्फ 2 बार 2 कंस्टिट्यूएंसी से कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। 2014 में भी यह मामला गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना राजा जॉन बंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 33 क्लास 7 को अपहेल्ड किया था। मतलब कि कोई कैंडिडेट एक ही समय में 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है ना, इसे अपहेल्ड किया था, सही करार दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 के इस केस में, राजा जॉन बंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना संविधान के आर्टिकल 101 का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान का आर्टिकल 101 कैंडिडेट पे कोई रोक नहीं लगाता है कि वो एक ही समय में 2 जगहों से इलेक्शन ना लड़ सके। तो इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है, कैंडिडेट्स को अलाउ कर दीजिए, मतलब ऑलरेडी अलाउ है, उन्हें इलेक्शन लड़ने दीजिए एक ही समय में 2 कंस्टिट्यूएंसीज से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो प्रोविजन है कि एक कैंडिडेट एक ही समय में 2 सीट से इलेक्शन लड़ सकता है, क्या इसके कुछ एडवांटेजेस हैं? सोच के देखिए, मन पे थोड़ा स्ट्रेस डालिए माइंड पे कि क्या उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। कुछ खास एडवांटेजेस देखो नहीं निकल के आते हैं। मतलब एक चीज आप कह सकते हो संविधान के अनुसार सही है, पहले भी होता आया है, तो अब क्यों इसे रोका जाए। दूसरा आपके मन में यह आ सकता है शायद कि किसी कैंडिडेट को कई बार ना भरोसा नहीं होता कि मैं इस कंस्टिट्यूएंसी से जीत जाऊंगा, तो 2 कंस्टिट्यूएंसी से वो लड़ता है तो लड़ने दिया जाए। वो अपनी जीतने की जो संभावना है उसे और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है 2 सीट से इलेक्शन लड़के, तो इसमें गलत क्या है? समझ गए? तो ये एडवांटेजेस हैं भाई। 1996 से पहले तो लिमिट नहीं थी, लेकिन अब एक बैलेंस स्टैब्लिश कर दिया गया है, सिर्फ 2 कंस्टिट्यूएंसी से एक ही समय में लड़ सकता है तो लड़ने दिया जाए। अगर वो अपनी जीतने की संभावना को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, उसे लगता है कि 2 में से 1 पे तो जीत ही जाऊंगा। बट देखो इसके ना डिसएडवांटेजेस काफी सारे हैं। सबसे पहली चीज, 2 सीट से इलेक्शन लड़ा कैंडिडेट, मान लीजिए दोनों पे जीत गया, 1 से इस्तीफा देना पड़ेगा, वहां पर फिर से इलेक्शन होगा। तो देखो इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार पर तो इलेक्शन का खर्च ज्यादा आया ना, कि जानबूझ के उसने 1 से इस्तीफा दे दिया, अब दोबारा से वहां पे इलेक्शन होगा, सरकारी कर्मचारियों का टाइम जाएगा,
पैसा जाएगा, रिसोर्स जाएंगे, तो ये संविधान की स्पिरिट के अगेंस्ट है। दूसरी चीज, अब लोग जो हैं उन्होंने देखो पहली बार कैंडिडेट चुन लिया। अब हमारी डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार बनाते हैं, वो सीएम को चुनते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट 2 सीटों से इलेक्शन जीत चुका है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो 2 बार वोट दे सकेगा, वो वोट तो एक ही बार दे सकेगा। तो फिर एक कंस्टिट्यूएंसी तो रह जाएगी ना। मान लीजिए उसने इस्तीफा दे दिया किसी कंस्टिट्यूएंसी में, तो उस कंस्टिट्यूएंसी के लोग बोलेंगे यार हमारा तो वोट काउंट हुआ ही नहीं सरकार बनवाने में या फिर सीएम का चुनाव करने में, क्योंकि हमारा जो विधायक था उसने तो इस्तीफा ही दे दिया था। तो उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पाती। अब इसमें फर्दर नुकसान देखो ये भी है कि दूसरी बार इलेक्शन जब होता है ना, मान लीजिए वो कैंडिडेट जिसके पास इतना पैसा नहीं है, अब आपको पता है आजकल के इलेक्शंस में ना बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के पास पैसा नहीं होता, तो दूसरी बार इलेक्शन जब होगा उसके पास पैसा ही नहीं होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। जो अमीर कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, वो फिर से इलेक्शन आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं लड़ पाते हैं, तो ये भी दिक्कत है। और दूसरा ये भी देखो ना, मतलब कि देखो जीते हुए कैंडिडेट ने एक कंस्टिट्यूएंसी से इस्तीफा दे दिया, अब वहां पे ना इलेक्शन कमीशन को 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, लेकिन 6 महीने तक तो वो कंस्टिट्यूएंसी बिना रिप्रेजेंटेशन के रही ना। अब उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, मतलब उनकी क्या गलती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि ने इस्तीफा दे दिया और 6 महीनों तक उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है असेंबली में या फिर हाउस में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही केस गया था कि आप रोक लगाइए एक कैंडिडेट 2 सीट से इलेक्शन ना लड़ सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकती है, हम नहीं बना सकते। पार्लियामेंट, संविधान के अनुसार पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है कि स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होंगे उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है, हमारे दायरे में नहीं आता है। अगर इसमें रोक लगानी ही है तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल गोइंग ग्रीन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो इस साल के बजट में ग्रीन इनिशिएटिव्स की तरफ कैसे ध्यान दिया गया है, कितना पैसा एलोकेट किया गया है, क्या स्ट्रेटजी है, उस बारे में ये आर्टिकल है। इंडिया का एक टारगेट है 2070 आते आते नेट जीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस हमें हासिल करना है। मतलब जितना कार्बन इंडिया से एमिट हुआ उतना ही एब्जॉर्ब हो गया, तो नेट जो कार्बन एमिशन है वो जीरो है। ये स्टेटस हमें 2070 आते आते हासिल करना है। राइटर का कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस टारगेट पर ध्यान दिया है, इसी वजह से ग्रीन इनिशिएटिव्स काफी सारे लॉन्च किए गए हैं और पुराने इनिशिएटिव्स की तरफ भी अच्छा पैसा एलोकेट किया गया है। देखो हमारी जो पॉपुलेशन है ना जल्द ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो जाएगी। कुछ तो एक्सपर्ट्स कहते हैं हो ही गई है, बस ऑफिशियली जब इंडिया का सेंसस इस बार आएगा तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन अब चाइना से ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, इस वजह से इंडिया की जो भूख है एनर्जी की तरफ वो और भी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इंडिया में, इंडिया के पहिए चलाने, इकोनॉमी के पहिए चलाने के लिए। तो वो एनर्जी अगर देखो ग्रीन हो तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब अभी तक फॉसिल फ्यूल पर ज्यादा ध्यान था एनर्जी के लिए, पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलती हैं आपको पता है, बट ग्रीन एनर्जी अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना तो नए बहुत सारे मतलब रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा सकती हैं ग्रीन एनर्जी से संबंधित, मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक आउटपुट है ना वो बूस्ट किया जा सकता है। जो ये ट्रांजिशन होगा ना फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ, इस ट्रांजिशन में बहुत सारे जॉब जनरेट की जा सकती हैं, इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज की जा सकती है, नई इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। तो इसी वजह से बजट 2023-24 ने ना अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट किया है ग्रीन इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ट्रांजिशन की तरफ, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि टेस्ला ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेवोल्यूशन लेके आया, बट 2 पहिए जो वाहन है ना जैसे स्कूटी वगैरह है, बाइक है, इनके मामले में रेवोल्यूशन इंडिया में आएगी। जैसे ई रिक्शा इंडिया में कितने ज्यादा चलते हैं, ओला की जो स्कूटीज हैं वो बहुत चलती हैं, हालांकि उसमें थोड़ा फॉल्ट वगैरह की भी खबरें आई, लेकिन फिर भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं 2 व्हील्स व्हीकल्स में, 2 पहियों वाले व्हीकल्स में। लेकिन एक दिक्कत ना इसमें लिथियम आयन बैटरीज की है, जो हमारे देश में
प्रोड्यूस नहीं होती, हमें लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है दूसरे देशों से। अगर ये बैटरीज इंडिया में प्रोड्यूस होना, बहुत सारी कॉस्ट हमारी सेव हो जाए। तो सरकार ने अच्छा कदम उठाया है इस साल के बजट में। लिथियम आयन को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री अगर किसी को लगानी है, इसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी मशीनरी चाहिए, अगर वो पर्सन दूसरे देश से इंपोर्ट करता है ना, तो उस मशीनरी पर ना कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रीज इंडिया में लगें। तो इस वजह से फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन दूसरे देशों से इंपोर्ट होगी, तो उस मशीन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि सस्ती मशीनें हमारे देश में प्रोड्यूस हो लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद देखो बारी आती है, सरकार ने यह प्रोविजन किया है इस साल के बजट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जैसे देखो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, अब दिन में तो सूरज है, रात को सूरज नहीं है, तो दिन में जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको स्टोर करने के लिए भी बैटरी सिस्टम होना चाहिए ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब सरकार कहती है कि हम ना इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का मैकेनिज्म करेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। देखो, वो प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिकली राइट होते हैं बट कॉमर्शियली अनवाइबल होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल। इंफाल से जो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, यहां के लिए फ्लाइट चलाई जाती है। अब देखो, यह प्रोजेक्ट हो सकता है कि कॉमर्शियली फिलहाल अनवाइबल हो, कम सीट्स बिके फ्लाइट में, लेकिन इकोनॉमिकली राइट है। मतलब दोनों अगर स्टेट्स में आवाजाही इंक्रीज होती है तो लॉन्ग टर्म में देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इंक्रीज होने का स्कोप है, दोनों स्टेट के बीच में ट्रेड और ज्यादा इंक्रीज होने का स्कोप है। तो इसी चीजों के लिए ना सरकार क्या करती है, सरकार थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे एयर इंडिया दोनों राजधानियों के बीच, दोनों स्टेट की राजधानियों के बीच फ्लाइट अगर चलाती है तो सरकार कहती है कि आप चलाइए, थोड़ा बहुत पैसा हम आपको देंगे। जो गैप रह जा रहा है, आपको ज्यादा घाटा हो रहा है, हम आपको घाटा नहीं होने देंगे, थोड़ा बहुत पैसा हम आपको देंगे। जैसे उड़ान स्कीम है, वो एक एग्जांपल है वायबिलिटी गैप फंडिंग का। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग में यही होता है कि वो प्रोजेक्ट्स जो कॉमर्शियली अनवाइबल है लेकिन इकोनॉमिकली राइट है कि ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट आएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए फिर सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्योंकि सरकार तो सब कुछ देख के चलती है ना कि हाँ भाई इस रीजन में भी डेवलपमेंट आना चाहिए। तो सरकार ने अभी कहा है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए हम वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे और प्रोजेक्ट्स होंगे 4000 मेगावाट पर आवर तक के। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का देखो बहुत फायदा होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जो पूरा दिन नहीं जनरेट होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी दिन में होती है तो वो स्टोर होकर रात को भी दी जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूट करवाई जा सकती है कंज्यूमर्स को। उसी प्रकार से विंड एनर्जी, एक और चीज जिसके लिए पैसा एलोकेट किया गया है ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए। जैसे देखो लद्दाख है, लद्दाख में आपको पता है सोलर एनर्जी का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन लद्दाख से बाकी स्टेट्स, आस पड़ोस के जो स्टेट्स हैं वो कनेक्टेड नहीं है। अगर ग्रिड से लद्दाख बाकी स्टेट से कनेक्टेड होना तो लद्दाख से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो और ग्रिड के माध्यम से दूसरे स्टेट्स में ट्रांसमिशन हो जाए। तो ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए भी काफी पैसा एलोकेट किया गया है। तो कुल मिलाकर राइटर ये कहना चाहते हैं कि सरकार का फोकस ना इस बजट में काफी ज्यादा है ग्रीन इनिशिएटिव्स पर, इसी वजह से पैसा काफी एलोकेट किया गया है ग्रीन इनिशिएटिव्स की तरफ। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।